नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, तो इस बार आपके कॉलेज की शुरुआत हुई है। सेमेस्टर फर्स्ट की जो हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इकाई 1, 2, 3 के अंदर बात कर ली थी। इकाई 4 के अंदर हमने क्रमशः शक्ति एवं सदा के बारे में बात की थी। आगे हम बात कर रहे थे राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। और राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात करते हुए कल राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, क्या उसके आयाम होते हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी कल की क्लास के अंदर। उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के ऊपर आमंड और पॉवेल की धारणा। आमंड और पॉवेल, कल हमने पढ़ा था कि जिन्होंने राजनीति की संस्कृति के लिए कार्य के प्रति अभिमुखीकरण इस शब्द का प्रयोग किया था, उनकी क्या धारणा रही है। आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर क्या बातें बताई है। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि राजनीतिक संस्कृति का ही एक भाग होती है। राजनीतिक संस्कृति का ही एक भाग होती है। व्यक्ति की जो सामान्य संस्कृति होती है, व्यक्ति का जो भौगोलिक परिवेश होता है, व्यक्ति जिस राज्य एवं समाज के अंदर जन्म लेता है, पल बढ़कर बड़ा होता है, उनकी जो वो उसकी जो जीवन की जो उसकी नॉर्मल संस्कृति होती है, उसकी स्वयं की संस्कृति होती है, उस संस्कृति का उसके राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो इस पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति के ऊपर आमंड और पॉवेल ने क्या कहा है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आमंड और पॉवेल कहते हैं कि व्यक्ति के राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उनके महत्व को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। आमंड और पॉवेल ने क्या कहा कि व्यक्ति के जो राजनीतिक उद्देश्य पॉलिटिकल उद्देश्यों के प्रति जो व्यक्ति की जागरूकता होती है और व्यक्तिगत कार्यों में उनका जो महत्व होता है व्यक्ति का, उनको समझना ही राजनीतिक संस्कृति है। आमंड और पॉवेल के अनुसार, आमंड और पॉवेल ने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रति व्यक्ति का ये दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। ये तत्व कौन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर व्यक्ति की जागरूकता और व्यक्ति के कार्य जो है निर्भर करते हैं, जिन्हें व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय कहा जा सकता है। और ये निम्न है, अर्थात आमंड और पॉवेल ने, अगर ये शब्द आ जाए कि आमंड एवं पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय बताइए, तो भी आपको यही लिखना है, यही बातें आपको बतानी है। तो राजनीतिक संस्कृति की धारणा के अंदर जो राजनीतिक संस्कृति के जो तत्व होते हैं, उनको आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक परिवर्तीय कहा है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये प्रमुख होते हैं ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकन अभिमुखीकरण। ये जो निहितार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 3 जो हैं इनके राजनीतिक परिवर्त्य होते हैं। आमंड और पॉवेल के अनुसार 3 राजनीतिक परिवर्त्य होते हैं, 3 क्षेत्र आयाम होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। क्या होता है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण नाम से पता चल रहा है, ज्ञान यानी कि उस विषय वस्तु के प्रति आपका ज्ञान, अर्थात राजनीति के प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति आपका ज्ञान, उसके प्रति आपका ज्ञान। और जब ज्ञान होगा, ज्ञान लाती है सजगता। राज्य के अंदर सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो अच्छी हैं या नहीं है, उसके प्रति व्यक्ति सजग कब होगा, जब उसको नॉलेज होगा, जब उसको क्या होगा, ज्ञान होगा। ठीक है ना। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण से तात्पर्य है राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उसके प्रति सजगता, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं, राजनीतिक विषय हैं, राज्य सरकार एवं मतदान, चुनाव व्यवस्था, इनके प्रति उनको कितना ज्ञान है और उनके प्रति, अपने उन राजनीतिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति कितना सजग है।
यह ज्ञानात्मक अभिपूरण है। यह व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति में भाग लेने के लिए तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है ना। अगर आप कहो कि ऐसे सामान्य किसी को कहे ना कि भाई बलिदान करना है या उसको किसी भी प्रकार का उसका नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई कार्य है, तो व्यक्ति कभी एग्री नहीं होगा। मगर जब उसे इस प्रकार उसको अपने राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, उसको अपनी संस्कृति के प्रति जब व्यक्ति को सजग किया जाएगा, उसके अंदर ये ज्ञान डाला जाएगा कि अरे तुम्हारा देश, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारी संस्कृति क्या हो रही है, ये पतन की ओर जा रही है, इसके ऊपर समस्या आ गई है, अब समय आ गया है कि अब तेरे को जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी प्रकार से बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति सजग होता है तो क्या होता है कि वो उसके लिए जो है तैयार हो जाता है। प्यारे भैया बच्चों, हम देखते हैं कि कई बार परिवार के अंदर, संस्थाओं के अंदर भी यही देखा जाता है कि ज्ञान न होने की वजह से व्यक्ति जो है अधिकांश चीजों का लाभ नहीं ले पाता है। आज भी कई राज्यों के अंदर जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके अंदर ज्ञान की कमी के कारण वो जो है कई योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो ये होता है ज्ञानात्मक अभिपूरकीकरण। दूसरा है भावात्मक अभिमुखीकरण। भावात्मक अभिमुखीकरण का संबंध व्यक्ति की उन भावनाओं से है जिनके कारण वह राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव, पसंदगिया या नापसंद करने लग जाता है। ठीक है ना। देखो क्या होता है, कुछ न कुछ तो कारण रहते हैं जिसकी वजह से क्या है कि किसी राजनीति एवं राजनीति के प्रति व्यक्ति जो है या तो उसको पसंद करता है या फिर उसको नापसंद करता है। आज भी हम देखते हैं, क्योंकि एक सामान्य वर्ग का जो एक बड़ा वर्ग रहता है वो एक पार्टी विशेष को पसंद नहीं करता है। ठीक है ना। उसकी कार्य करने की शैली को पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? और कुछ वर्ग या विशेष होते हैं, वो कुछ जातियों को क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके निर्णयों के कारण। ठीक है। उनकी जो भावनाएं हैं वो उसी प्रकार से उनके साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति के अंदर अगर उसकी जो विचारधारा है, उसको वो आपकी विचारधारा के एक रूप है या नहीं है। अगर एक रूप है तो फिर आप क्या करेंगे, उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति आप उनको पसंद करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, वरना आप क्या करेंगे, उसको नापसंद करेंगे। यानी कि राजनीति को व्यक्ति या तो पसंद करता है, नापसंद करता है। ठीक है ना। प्रेम करता है, नफरत करता है। ये सब जो चीजें जो है ना, ये किसके कारण होते हैं? ये उनके संबंधों के कारण होते हैं। कई बार जो है व्यक्ति के साथ में अन्याय होता है, शोषण होता है और सरकार जो है उनको न्याय नहीं दे पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको वो उस सरकार या उस राज्य के प्रति जो है उनके मन में जो है एक अलग प्रकार के भाव हो जाते हैं। उनके प्रति उनके मन में जो है थोड़ी यो घृणा की भावना पैदा हो जाती है। और वो जब राज्य के द्वारा उसे सहयोग मिलता है, ठीक है, और सहयोग के फलस्वरूप के भाई उसका मकान बना करके दे दिया या ऐसा कुछ भी उसको दे दिया, तो वो फिर क्या होता है, वो खुश हो जाता है वहां के, और वो उस सरकार, उस व्यवस्था के प्रति क्या करने लगता है, प्रेम करने लगता है, उसको अपना समझने लगता है। तो ये क्या है, ये होता है भावात्मक अभिमुखीकरण। राजनीति और व्यक्ति, इनके जो संबंध होते हैं, एक तो होते हैं ज्ञानात्मक संबंध, यानी कि उसको ज्ञान है, नॉलेज है कि नहीं है, वो सजग है कि नहीं है, और दूसरे होते भाव, कि उसकी जो भावना है वो उनके प्रति कैसी है। अगला जो तीसरा है वो है आमंड पॉवेल के अनुसार मूल्यांकन अभिमुखीकरण। अगला क्या है, मूल्यांकन अभिमुखीकरण। राजनीतिक संस्कृति का जो तीसरा आयाम बताया है आमंड और पॉवेल ने, वो बताया है मूल्यांकन अभिमुखीकरण। ठीक है, मूल्यांकन अभिमुखीकरण मतलब मूल्य। यहाँ पे मूल्यांकन अभिमुखीकरण का मतलब मूल्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे मूल्यांकन अभिमुखीकरण का मतलब है मूल्यांकन, अर्थात राज्य सरकार
या राजनीति के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनको व्यक्ति किस दृष्टि से देख रहा है, उसका मूल्यांकन करने के बाद में वो क्या मूल्यांकन कर रहा है कि भाई ये सही है या गलत है, वो बातें जो है मूल्यांकन अभिमुखीकरण के अंदर आती हैं। तो मूल्यांकन अभिमुखीकरण के बारे में आमंड और पॉवेल कहते हैं कि मूल्यांकन अभिमुखीकरण के अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संगठन, उसके कार्यों, राजनीतिक संगठन जो होता है वो संगठन जैसे विभिन्न संस्थाओं के अंदर विभिन्न संस्थाओं से निर्मित होकर के बना हुआ संगठन, उसके कार्य, राज्य एवं उसके जो संगठन है वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनके लक्ष्य, जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है वो कार्य कर रहा है, वो किस प्रकार के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके कर रहा है, और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। और जो राज्य की जो उपलब्धियां होती है, मतलब राज्य जो जो कार्य कर रहा है कि भाई हमारे राज्य ने इतनी जीडीपी बढ़ गई, इतना कार्य किया, सैन्य दृष्टि से इतनी सेना बढ़ गई, इतने हथियारों को विकसित किए, इतनी सेना को अपडेट की, इस प्रकार के उनके जो मूल्यांकन होते हैं उन विषयों के बारे में उचित अनुचित शुभ अशुभ का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि उनके बारे में करना है कि हाँ ये हमारी, यानी कि राज्य के द्वारा किया गया ये काम तो अच्छा था, ये काम गलत था, ठीक है, उसने ये जो खरीदा वो तो सही खरीदा, वो गलत खरीदा। यानी कि राज्य के कार्यों का मूल्यांकन करना, ठीक है ना, राजनीति का मूल्यांकन करना मूल्यांकन अभिमुखीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक अभिमुखीकरण, राजनीतिक क्षेत्र की आयाम जो हैं वो 3 आयाम बताए हैं। कितने आयाम बताए हैं? 3 आयाम बताए हैं। जिनको ये जो है राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन भी कहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के आयाम या क्षेत्र, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल कल्चर होते हैं इसके आयाम, यानी कि वो जो अभी हमने पढ़ रहे थे वहां पे मेरे थोड़ी सी शब्दों की मैंने गलत बता दिया। हम वो जो पढ़ रहे थे राजनीतिक संस्कृति के ऊपर आमंड और पॉवेल की धारणा, उसके अंदर हम ये बात पढ़ रहे थे कि व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागरूकता और व्यक्तिगत कार्यों में उनके महत्व को समझना ही राजनीतिक संस्कृति है, ठीक है ना। यानी कि राजनीति को समझने के तत्व या परिवर्त्य पढ़ रहे थे। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? तत्व या परिवर्त्य। कहीं कहीं पे मैंने उसके लिए आयाम का प्रयोग किया था, मगर वो तत्व थे, परिवर्त्य थे, आयाम या क्षेत्र ही है। राजनीतिक संस्कृति के तत्व या परिवर्त्य किसने बताए? तत्व या राजनीतिक परिवर्त्य बताए हैं आमंड और पॉवेल ने। और इनके जो ये आयाम या जो क्षेत्र हैं वो बताए हैं खास करके सिडनी वर्मा ने, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का अच्छे रूप से अध्ययन उसके आयामों अथवा क्षेत्रों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। सिडनी वर्मा, मैं नाम बताएं, सिडनी वर्मा ने अपने निबंध में राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम बताए हैं जो निम्न है। यानी सिडनी वर्मा जो नाम के जो राजनीतिक विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर, अपने निबंध के अंदर इस राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम या क्षेत्र बताए हैं। ये 4 आयाम या क्षेत्र कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सिडनी वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के, पॉलिटिकल कल्चर के का जो प्रथम आयाम या क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय एकरूपता। क्या है? राष्ट्रीय एकरूपता। अब ये राष्ट्रीय एकरूपता क्या होती है, बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति बहुत अधिक सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति एकरूपता का भाव किस सीमा तक विद्यमान है। यानी कि
राज्य की जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, राजनीतिक संस्कृति होती है, वो एक हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस राज्य के जो लोग हैं, उस राज्य के जो नागरिक हैं, वो नागरिकों के अंदर राष्ट्र के प्रति एकरूपता की भावना कैसी है, अर्थात वो राज्य को अपने से एक रूप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्र में एक रूपता कैसी है, क्या उनके राष्ट्र के जो लोग हैं उनके भाव, ठीक है ना, उनके मूल्य, उनकी विचार ऐसे हैं कि नहीं, ये राज्य मेरा है और मैं उस राज्य का हूं, यानी कि खुद को राज्य से एक रूप मानते हैं। राष्ट्रीय एक रूपता का मार्ग है कि हम जातीय या क्षेत्रीयता एवं वर्गीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र के संदर्भ में सोच एवं कार्य करें। बहुत ही सुंदर बात बता करके आज से कई सालों पहले सिडनी वर्मा गए थे। क्या कहा था उन्होंने कि राष्ट्र के साथ में राष्ट्रीय एकरूपता बनाओ। सिडनी वर्मा राष्ट्रीय एकरूपता की बात बता करके गए थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या कहता है, मैं तो दिल्ली का हूँ, न मैं तो बॉम्बे का हूँ, न चेन्नई का हूँ, न कोलकाता का हूँ, या फिर मैं तो बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ ये भाषा बोलने वाला हूँ, मैं तो मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ, बंगाली हूँ। कई प्रकार के वर्ग भेद होते कि नहीं होते। और खास करके तो मैं तो भारत का हिंदू हूँ, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई हूँ, या फिर जाति के आधार पर, जो एक इंडिया की सबसे बड़ी जो है समस्या है, या फिर वर्ग के आधार पर, कई प्रकार के यानी कि भागों के अंदर। और आजकल तो एक नई आ गया, मैं एससी वर्ग, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम ओबीसी हैं, हम ईडब्ल्यूएस हैं, हम तो सामान्य हैं। इस प्रकार से ये जो वर्गीय भेद होता है, तो ये जो वर्गीय भेद है, अब व्यक्ति क्या कर रहा है, इन अपना जो वर्ग है, अपना जो एक संकुचित है, उनको ज्यादा महत्व दे रहा है, या हम भारतीय हैं, हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं, उस राष्ट्रीय एकरूपता के ऊपर ज्यादा बल दे रहे हैं। यह कहलाती है राष्ट्रीय एकरूपता। तो सिडनी वर्मा ने क्या कहा था, सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के आयाम या क्षेत्रों के अंदर पहला क्षेत्र या पहला आयाम यही बताया था कि राज्य के अंदर निवास करने वाली जो जनता है, वो उस राज्य के प्रति एक रूप कैसी है, उसके मन में उनके प्रति एकता की कि भाई हाँ, हम भाई भाई या समान समान, वो एक रूपता कैसी है। क्या उस राज्य की जनता जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं वर्ग के आधार पर जो है अपने जो है संकुचित हितों को लक्ष्य रख करके कार्य कर रही है? क्या उस देश के अंदर जो अधिकार नौकरशाही है, जो नेता है, जो उस राजनीतिक संस्कृति के एक वो जो मुद्दे, उस राजनीतिक को संस्कृति को चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने हितों को या संकुचित हितों को ध्यान में रख करके कार्य कर रहे हैं, या फिर राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं? अगला जो इसका आयाम या क्षेत्र होगा, वो होगा अपने साथी नागरिकों से एकरूपता। ठीक है ना। यहाँ पे तो बात आ रही थी कि भाई ये एक बड़ा रूप था कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनके ऊपर ध्यान दे रहा है कि राष्ट्र के ऊपर ध्यान दे रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे बात आ रही है कि साथी नागरिकों से एकरूपता। साथी नागरिकों से एकरूपता से मतलब है राजनीतिक संस्कृति का यह आयाम इस बात पर जुड़ा है कि एक समाज के राजनीतिक जनता एक दूसरे के प्रति पर्याप्त विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। यानी कि एक समाज के अंदर, यहाँ पे एक समाज से मतलब है एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। जो राज्य के अंदर विविधताएं होती हैं, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, इनके आधार पर जो विविधता में बटा हुआ जो राज्य रहता है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चीन हो, कनाडा हो, कोई भी राज्य हो, विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके अंदर विविधता नहीं है। विविधता हर देश के अंदर रहती है। तो इन विविधताओं के अंदर क्या है
कि जो एक विभिन्न विविधताओं वाले जो लोग हैं वो आपस में जो एक ही देश के नागरिक हैं उन नागरिकों को आपस में एक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये जो है बात, ये जो है राजनीतिक संस्कृति का दूसरा आयाम होता है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में नागरिक आपस में सब प्रकार की भिन्नता, जातीय, भाषा, धार्मिक और संस्कृति रखते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहते हैं, तो राजनीतिक संस्कृति में विघटनकारी प्रवृत्तियां बल नहीं पकड़ पाती हैं। ठीक है ना, यानी कि विविधता के अंदर एकता जो स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना, जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति या संप्रदायों के अंदर बटे हुए होने के बावजूद भी जब राष्ट्र की बात आती है तब जाकर के सारे एक हो जाते हैं। ठीक है ना, जब राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर आस आती है तब जो है हम सब भाई भाई, ठीक है ना, अपने राष्ट्र के नाम पर जो है, अपनी सरकार के नाम पर सारे एक हो जाते हैं। उस राज्य के लिए क्या कहा था कि उस राज्य में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां होती हैं उनको बल नहीं मिलता है। उस राज्य की जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो राजनीतिक संस्कृति सदा फलती रहती है, फूलती रहती है, चाहे उस राज्य के अंदर बाहर की कितनी भी संस्कृतियां आए, सारी की सारी संस्कृतियां उस राजनीतिक संस्कृति के अंदर आकर के दब जाती है, उसके अंदर उनका समन्वय हो जाता है। वो संस्कृतियां उस राष्ट्र की संस्कृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। तो ये जो था वो उस राजनीतिक संस्कृति का दूसरा आयाम था। तीसरा जो आयाम है वो है शासन व्यवस्था के बारे में आस्था है, अर्थात सरकार के बारे में आस्था है। सरकार के बारे में उस राज्य के व्यक्ति जो है उनकी किस प्रकार की आस्थाएं हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था और सरकार के बारे में आस्था है। राजनीतिक संस्कृति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का शासन व्यवस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा है और जनता का शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास कैसा है। अगर किसी भी राज्य के अंदर लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैन्य शासन है, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था है और उस शासन व्यवस्था के अंदर उस शासकों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अंदर उस राज्य की जो जनता है वो अगर विश्वास रख रही है, अगर उनके प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो अच्छी भावनाएं हैं, वो अपना नैतिक समर्थन उनको दे रही है, तो ऐसी जो राज्य व्यवस्था होती है, ऐसी जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो सदा सदा के लिए अटल रहती है। अगली जो राजनीतिक संस्कृति का जो आयाम या क्षेत्र है वो है निर्णय प्रक्रिया में विश्वास। निर्णय प्रक्रिया में विश्वास से तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है, अर्थात उस राज्य की जो सरकार होती है वो राज्य के अंदर जो निर्णय लिया जाता है, अर्थात जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जनता के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारे वर्तमान सरकार ने कई प्रकार के जो है नए नए प्रयोग किए थे, जीएसटी को लेकर के आ गए, नोटबंदी कर ली, ठीक है ना, या इस प्रकार के कोविड के दौरान जो है लोगों को जो सख्त कानून उनकी जो है दिनचर्या, लॉकडाउन वगैरह इस प्रकार की जो घोषणाएं की थी। अब वो जो निर्णय प्रक्रिया है उस निर्णय प्रक्रिया के अंदर लोगों का विश्वास कितना है। हम देखते हैं कि कभी कभी कई बार हम देखते हैं कि राज्यों के द्वारा, सरकारों के द्वारा जो है जब कोई निर्णय लिया जाता है तो समाज का एक जो बड़ा वर्ग होता है वो उसका विरोध करने के लिए आ जाता है। हमारे लोकतंत्रात्मक राज्यों के अंदर ये व्यवस्था हम बड़े रूप में देख सकते हैं। हालांकि जिन राज्यों के अंदर सैन्य शासन व्यवस्था होती है, जिन राज्यों के अंदर राजतंत्र होता है, उन राज्यों में ये समस्या नहीं होती है, उन राज्यों के अंदर ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं होता है वहां पे मगर लोकतंत्र के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का जो चौथा आयाम या क्षेत्र है वो यही है कि जो राज्य या राज्य की जो व्यवस्था है वो जनता के लिए, पब्लिक के लिए जो निर्णय ले रही है उस निर्णय के अंदर पब्लिक का, जनता का विश्वास कितना है, अर्थात कितना वो उनको समर्थन दे रही है। बात करते हैं समाज एवं राज्य में वास्तविक रूप से निर्णय कुछ लोगों द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय जो लेते हैं ये सत्ता के अंदर बैठे हुए जो हैं कुछ लोग रहते हैं, सारे के सारे लोग निर्णय नहीं लेते हैं। मगर जनता को ये बात बताने की कोशिश की जाती है कि निर्णय प्रक्रिया में सामान्य जनता की भूमिका है एवं उनके हितों का ध्यान रखा गया है जिससे विश्वास बना रहे। जब भी किसी सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसे जनता को ये बात बताई जाती है कि ये जो निर्णय लिया गया है
ये जो योजना बनाई गई है, ये जो सख्त कदम उठाया गया है, ये आपके भलाई के लिए उठाया गया है, ये अब आप सबके हितों को ध्यान में रख करके उठाया गया है, तब जाकर के क्या है कि उनके प्रति जो है उनका विश्वास बना रहता है। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। आमंड नाम की जो अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के आयाम या भाग। तो राजनीतिक संस्कृति के कितने भाग हैं? ये पूरे विश्व, यहाँ पे भाग से मतलब है वो तो क्षेत्रीय आयाम थे, ये जो राजनीतिक संस्कृति है ये पूरे विश्व के अंदर कितनी है, तो इनको सामान्यतया 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में बांटा जाता है। एक तो है अमेरिका और यूरोप की राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। एक तो और दूसरी है ये अपने इन कुछ जो है ना ये देश महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश और अपने एशिया महाद्वीप की राजनीतिक संस्कृति क्या है, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति, जहां पे क्या है यानी कि फुल फ्लेश न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड, जहां पे लोकतंत्र जो है एकदम फल फूल गया है, ठीक है ना, जहां पे लोकतंत्र बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर है, लोगों को दुनिया भर के अधिकार दिए गए हैं, जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आती है। एकदम वहां की जो शासन व्यवस्था है वो उदारवादी मूल्य वाली है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामंजस्यकारी है। कई कई देश में ऐसे होते हैं जहां पे मृत्यु दंड की व्यवस्था तक नहीं होती है। वो जो राजनीतिक संस्कृति है वो किस तरह की है? अमेरिका और अंग्रेजों की राजनीतिक संस्कृति। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। देखो क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे जर्मनी के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आज वहां पे डेमोक्रेसी है, मगर हिटलर, ठीक है ना, किसी न किसी समय में वहां पे जो है एक विचारधारा रही हुई है। फ्रांस के अंदर, ठीक है, आज जो है क्या है, डेमोक्रेसी है, मगर वो क्रांति के परिणाम स्वरूप आई हुई है, ठीक है ना। तो ये जो देश है ना, रशिया, ठीक है ना, ये जो देश है, इन देशों के अंदर, इटली, इन देशों के अंदर हालांकि इन अंग्रेजों की तरफ वहां पे भी उदारवाद है, मगर फिर भी वहां पे जो है ना एक अलग जो है राजनीतिक संस्कृति देखने को मिली है। फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद इन देशों में कई प्रकार की राजनीतिक उप संस्कृतियां मिलती है। हालांकि वहां पे जो है ना उप संस्कृतियां भी मिलती हैं, फलस्वरूप हिंसा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती रहती है इन देशों के अंदर, ठीक है। जर्मनी, इटली और फ्रांस, इन देशों के अंदर, और स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका के अंदर फर्क रहता है। उन देशों के अंदर हड़ताल, धरना प्रदर्शन और ये हिंसा कम होती है, मगर यहाँ पे क्या है कि ये क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पे उदारवाद आया है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्रांति के बल पर आई है, इस वजह से क्या है कि यहाँ पे आज भी जो है कभी कभी जो है हिंसा वगैरह देखी जा सकती है। अगली जो है गैर पश्चिमी तथा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, ये कौन सी है? एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में जो पूर्व उपनिवेश थे, इन देशों में औद्योगिक विकास अभी नहीं हुआ है एवं लोकतंत्र भी अभी अल्प विकसित है। इन देशों में लोकतंत्र एवं विकास के लिए उपयुक्त संस्कृति का विकास होना शेष है। अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के वो देश जो पहले क्या थे, उपनिवेश थे, और लंबी गुलामी के बाद में स्वतंत्र हुए हैं, वहां पे लोकतंत्र भी इतना मजबूत स्थिति में अभी तक नहीं है। उन देशों की जो राजनीतिक संस्कृति है वो राजनीतिक संस्कृति जो है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था करवाती है। अगली जो राजनीतिक संस्कृति रहेगी वो राजनीतिक संस्कृति है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था अर्थात अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी, अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती है, अर्थात निरंकुश राजनीतिक संस्कृति। ऐसी संस्कृति जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, कोई चुनाव नहीं होते हैं, जहां पे शासक जो का जो राजनीति का जो निर्माण होता है, शासक का जो निर्णय होता है वो बंदूक की नोक पर एवं ताकत के बल पर पे होता है। ऐसी राजनीतिक संस्कृति जो होती है वो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। संसार साधनों पर सरकारी अभिकरणों का नियंत्रण रहता है, एक ही विचार वाला राजनीतिक दल हरदम शासन व्यवस्था करता है। चाइना के अंदर, रशिया के अंदर ये जो राजनीतिक संस्कृति है वो देखने को मिलती है हर समय, ठीक है ना। नेता बदलता रहता है मगर जो है सरकार नहीं बदलती है। कार्य करने का जो तरीका होता है, जो विचारधारा होती है ना, विचारधारा कभी नहीं
बदलती है उनकी, एक ही विचारधारा को ध्यान में रख करके क्या है कि वहां की जो है सरकार कार्य करती है। ये इस प्रकार से ये जो है राजनीतिक संस्कृति के आयाम थे, ठीक है ना, जो है 4 राजनीतिक संस्कृतियां थी। जैसे एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही देश, रूस, चाइना, अन्याक्षण, उत्तरी कोरिया जैसे साम्यवादी देश जिसमें सम्मिलित हैं, इसके उदाहरण है। उत्तरी कोरिया इसका बहुत ही बड़ा और अच्छा उदाहरण है, जहां पे जो है शासक बदलते रहते हैं मगर कभी भी विचारधारा नहीं बदलती है। जो वहां के शासकों की विचारधारा है, एक ही विचारधारा के ऊपर वहां की शासन व्यवस्था चलती रहती है। इस प्रकार से पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति, इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी एक छोटी क्लास बनाएंगे, नहीं तो फिर जो है ये और जो है अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम।